बिनोई साहब, जिस तरीके से ट्रंप इस वक्त सेंटर में हैं, पहले उनकी पुतिन से मुलाकात और अब आज ज़ेलेंस्की से और भी तमाम बड़े अलग अलग विश्व के नेताओं से मुलाकात चल रही है, लेकिन ट्रंप इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या ट्रंप की ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि वहां पुतिन से तो कोई ठोस जवाब मिला नहीं, कोई कमिटमेंट मिली नहीं, और अभी फिलहाल जो अभी मुलाकात का दौर चल रहा है, यहां से भी कोई ऐसी कमिटमेंट फिलहाल अभी तक तो नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल प्रिया जी, जिसको कहते हैं कि ट्रंप इस समय में साम दाम दंड भेद सभी चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिसको डिप्लोमेटिकली या कूटनीति का सबसे मुश्किल इम्तिहान है। रशिया की अपनी डिमांड, यूक्रेन की अपनी डिमांड। अगर यूक्रेन डिमांड मान जाता है तो ज़ेलेंस्की की ताकत से बाहर हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टरशिप से बाहर हो जाएगा, उसे जमीन दे दी। लोग कहेंगे 3.5 साल आपने लड़ाई लड़वा ली, उसके बाद आपने जमीन भी दे दी और फिर शांति कर ली इस कंडीशन पर। उसका फेस सेविंग कहीं ना कहीं कुछ किया है। रशिया की अपनी डिमांड है कि वो कह रहा है कि मैं लुहांस्क, डोनबास और क्रीमिया नहीं छोड़ूंगा, और शांति गारंटी दोनों ही चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो बातें, ऐसे में दोनों को आमने सामने लाना, एक टेबल पर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उधर से यूरोपियन यूनियन अलग, यूरोप के देश अलग यूक्रेन के साथ खड़े हुए कि यूक्रेन मान लिए थोड़ा मानने की कोशिश करे तो वो कंफर्म कर देते हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ है, तुम मत जाओ। तो ये बात इस समय में, पर मेरा ये मानना है इस समय में प्रेशर टैक्टिक्स ही काम आएगी, क्योंकि इसके अलावा शांति चाहते दोनों दिल में, अपने अंदर ही अंदर शांति चाहते हैं। रशिया भी चाहता है और यूक्रेन भी चाहता है, यूक्रेन के लोग भी चाहते हैं। सब लोग मैं समझता हूँ परेशान हो गए होंगे इतने सालों की लड़ाई में, लेकिन शांति के लिए फेस सेविंग दोनों का किस प्रकार हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दोनों की इज्जत भी बचे, शांति भी हो जाए। और मुझे ये लगता है एक सजेशन मेरी तरफ से, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि कुछ हिस्से यूक्रेन को दे दिए जाए कि ठीक है भैया इतना कब्जा किया, थोड़ा रशिया छोड़ता है, थोड़ा ही आपको मिल जाता है, बाकी कुछ बड़ा पोर्शन लुहांस्क को, डोनबास का वो रख लेगा, क्रीमिया रख लेगा। तो कहीं ना कहीं एक बीच की बात रखते हुए अगर करेंगे तो ये होगा, जो कि शायद सभी के लिए अच्छा रहेगा। बीच का फॉर्मूला क्या हो सकता है पूर्णिमा नाथ जी? देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन ट्रेल में उन्होंने प्रॉमिस किया था 24 आवर्स में ये युद्ध रुकवा देंगे। 24 एक बार नहीं बोला, बार बार बोला, हर कैंपेन ट्रेल में बोले। अब 6 महीना हो गया उनसे ये काम हुआ नहीं, और बार बार जाके उनके प्रेस सेक्रेटरी से लेकर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, प्लस उन्होंने डिमांड कर रहा है हमें नोबेल प्राइज चाहिए। मुझे ये लग रहा है प्रिया जी, अनफॉर्चुनेटली ये एक दिखाना है उनके बेस को कि मैंने करके दिखाया। तो ये सीज फायर नहीं हुआ, ये ऑब्वियसली हमने पहले भी कहा था कि सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सीज फायर होने के लिए आपको दोनों पार्टी को एक साथ लाना है। ये कोई डिस्कशन, कम्युनिकेशन हो नहीं रहा था, डिप्लोमेटिक कोई कन्वर्सेशन हुआ नहीं था। एक पार्टी थे और वहां पे सिर्फ अपॉर्चुनिटी रशिया को मिला उनकी तरफ से, जो अपना बात अमेरिका को रखने के लिए। आप ये भी समझो कि अमेरिका इसमें बीच में क्यों है? एट द एंड ऑफ द डे इट इज अमेरिकाज वॉर, इट इज अमेरिकाज वॉर अगेंस्ट रशिया। नहीं तो इसमें अमेरिका इतना उछल क्यों रहा है वो सीज फायर कराने के लिए? उनका क्या रिश्ता है इसमें, इस यूक्रेन के इस लड़ाई में? अगर सच में यूक्रेन का लड़ाई होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट यूक्रेन रशिया वॉर, इट इज यूएस रशिया वॉर। सेकेंड ऑफ ऑल यूएस इज इन्वॉल्व्ड टोटली। उनके मैंने जो पहले कहा है, इट इज अबाउट द लैंड, रिसोर्स, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि वहां पे जो मिनरल्स है, आप जानते होंगे 20,000 मिनरल डिपॉजिट वहां पे यूक्रेन में है, उसमें से सिर्फ ऑलमोस्ट 2,800 में माइनिंग हो रही है। वो आपको सब जान के हैरानी होगी कि वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अमेरिकन लोगों के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए बेसिकली। तो इसके मतलब ये बनता है कि बोथ डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी आर इक्वली सपोर्टिंग दिस वॉर। मेरे जो यहाँ की जो हर स्टेट में 2 सेनेटर्स होती है, हमारी जो रिपब्लिकन सेनेटर है सेनेटर रॉन जॉनसन, ही ऑल्सो सपोर्टेड दिस वॉर, एंड मैं उनके साथ अलाइन नहीं करती हूँ। नेटो का जो एक्सपेंशन हुआ है ये अमेरिका के लिए हुआ है, ऑब्वियसली आपको आप जानते हो।
अब जो यूक्रेन का नेटो में ज्वाइन करना, ये भी अमेरिका उनको उकसाया है, और रशिया के लिए फाइट करने के लिए अमेरिका उकसाया है, और ऑब्वियसली यूरोप तो है ही। बट एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसको हुआ? यूक्रेन को हुआ, और उनके लोगों के लिए उनको लोगों के हुआ। लेकिन पॉलिटिकली यूक्रेन अभी है कहां पे? ऑब्वियसली अभी इलेक्शन होगा तो ज़ेलेंस्की हार जाएगा। और पिछले 3-3.5 साल से, पहले दिन से अमेरिका और वेस्टर्न जो नैरेटिव प्रोपेगेंडा चैनल्स है, यही हमें बता के गए हैं कि यूक्रेन इज विनिंग। अभी 3.5 साल के बाद there is no other option. Both the party know that it's actually Ukraine was losing from the day one. लेकिन at the end of the day हमें ये फीड करा गया है मैसेजिंग की तरफ से, प्रोपेगेंडा की तरफ से और नैरेटिव की तरफ से कि यूक्रेन वाज विनिंग, यूक्रेन इज नॉट विनिंग। तो ये जो सच बात है मैडम, इसको लोगों को जानना चाहिए, अपने तरफ से ये बात बोलना भी चाहिए कि US has lost this war, Ukraine has lost this war, and in this particular case, Russia is on the right side of the history. ओके बैल साहब, मैं पूर्णिमा जी की बात को ही आगे बढ़ा रही हूँ, आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ। जो इससे पहले मुलाकात हुई थी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, और हमने देखा था जिस तरीके से गर्माहट, और इसके बाद फिर टेबल टॉक जो है वो बहुत वक्त तक हुई भी नहीं। पूर्णिमा जी ने जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया कि मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेस, ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरह इस पूरे सीज फायर को देख रहे हैं कि, और क्या अब लग रहा है कि जेलेंस्की सरेंडर कर देंगे इस बार ट्रंप के आगे, क्योंकि पिछली बार तो वो नहीं माने थे। देखिए, जेलेंस्की को लगता है कि यूरोप के साथ जब वो आए हैं तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट यूरोप का है। और आपने देखा जितने भी यूरोपियन लीडर्स थे, सबसे पहले जब उतरे वॉशिंगटन में, तो सबसे पहले यूक्रेन की एम्बेसी में चले गए और वहां पे उनकी मीटिंग हुई। और इसमें स्टारमर जो है वो काफी लीड ले रहे थे, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत लीड ली थी, और वो चाहते हैं कि ये युद्ध ना रुके। इनफैक्ट यूरोप नहीं चाहता कि युद्ध रुके, और वो क्यों नहीं चाहता इसके बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं कि उनके लिए रशिया नंबर 1 थ्रेट है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 देखें, वर्ल्ड वॉर 2 देखें, या किसी तरीके से भी देखें तो, और आप पूरी यूरोप की सेनाएं देख लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लग्जमबर्ग जो एक साइड पे 1000 के करीबी है उसकी आर्मी के, और अगर हम हाईएस्ट साइड पे चले जाएं, यूके के तीनों सर्विसेज के भी मिला लें और आसपास उनके मरीज भी मिला ले तो 1,84,000 नहीं बनते। तो जर्मनी के 1,80,000, फ्रांस के 2 लाख, तो भारत के कितने हैं? 14 लाख। कैन यू बिलीव दिस? और रशिया के कितने? 9 लाख के करीब। आप कहां कंपेयर कर रहे हैं? पूरे यूरोप की फौजें भी अगर साथ में मिल जाए, जिनके पास अलग अलग इक्विपमेंट है, अलग अलग नंबर्स है, कोऑर्डिनेशन का, कमांड एंड कंट्रोल का, इंटीग्रेशन का, कंपैटिबिलिटी का, इतनी प्रॉब्लम्स होगी अगर कल वो खाली रशिया के साथ लड़े, अगर अमेरिका साथ में ना हो। अमेरिका है तो नाटो है, जिस दिन अमेरिका नहीं होगा नाटो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाटो के अंदर आज उतनी शक्ति नहीं है अपने अंदर। अभी तभी बातचीत चल रही थी कि इनका जीडीपी बढ़ा के 5% किया जाए। ट्रंप चाहते थे कि इनका जीडीपी बढ़े ताकि ये रक्षा अपने आप कर सके। और इसमें मैं एक बात से, जो हमारी गेस्ट जुड़ी हुई है अमेरिका से, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि ये युद्ध रशिया ने तब शुरू किया था जब उनको लगा था कि नाटो उनके डोर स्टेप पे आ चुका है। यानी कि यूक्रेन ने जब नाटो के लिए किया, और जेलेंस्की पावर में आए थे 2019 में, ये कहते हुए आए थे पावर में कि रशिया के साथ वो दोस्ती करेंगे और बेहतर रिलेशंस करेंगे। लेकिन किया क्या? उन्होंने कहर बरसा दिया था डॉनबास एरिया के अंदर, जो कि रशियन स्पीकिंग एरिया है। क्रीमिया को तो 2014 में ही रशिया ने ले लिया था। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि यूरोप नहीं चाहता इस समय कोई भी समझौता हो। जेलेंस्की के लिए पर्सनली बहुत डिफिकल्ट है कि अगर कोई सोल्यूशन हो गया तो जेलेंस्की की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, हो सकता है उनके ऊपर केसेस लग जाए। और मजे की बात यह है कि जेलेंस्की की आर्मी भी इस समय उनसे खुश नहीं है। उन्होंने एक आर्मी चीफ को चेंज किया था, लेकिन इस समय उनकी आर्मी थक चुकी है लड़के। 1 लाख के करीब उनके सोल्जर्स मारे गए। 2 जनरेशन जो उनके यंग यूथ की है यूक्रेन की, वो जा चुकी है। 5 से 7 मिलियन लोग वहां बाहर पलायन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय जेलेंस्की के लिए हालात बहुत बुरे हैं। अमेरिका अगर बंद कर दे हथियार देने, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये युद्ध अगले 2 या 3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। और रशिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? विंटर्स आने से पहले सबसे गेन जो किया है इस वार्तालाप में, जो पिछली हुई थी अलास्का में और अब तक, वो रशिया ने गेन किया, वो है टाइम की। विंटर सेट होने से पहले, अक्टूबर से पहले
वो जो बाकी स्लोवियंस की मैं आपको बात कर रहा था, जो बिल्कुल नहीं देना चाहता यूक्रेन या जेलेंस्की, वो वाला एरिया भी वो ऑक्यूपाई करना है जो सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो उसके बाद पूरा का पूरा डॉनबास उनके पास आ जाएगा, और यही वो चाहते हैं। डॉनबास चाहते हैं, क्रीमिया चाहते हैं, इलेक्शंस हो वहां पे। देखिए, यहाँ पर बार बार यूरोपियन नेताओं की बात हो रही है, यूरोपियन देश की बात हो रही है। सोई साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो बात हो रही है बार बार कि यूरोपियन जो देश हैं वो ही नहीं चाहते हैं कि वॉर खत्म हो, क्या वो ये नहीं चाहते हैं कि इस पूरी वॉर को खत्म करने का क्रेडिट अमेरिका के पास चला जाए, या फिर अमेरिका और यूरोप अभी सेम पेज पर है, एक ही पिच पर वो खेल रहे हैं? क्या लग रहा है आपको आज की मुलाकात के बाद? रोमता ही जिस प्रकार से यूरोप के 7 देशों के 7 बड़े लीडर शॉर्ट नोटिस पर आए हैं, ये दिखा रहे कितनी इंपॉर्टेंस वो दे रहे हैं। और वो यूक्रेन के साथ अपना साथ भी दिखाने के लिए, सॉलिडारिटी जिसको कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, आपको दबाया नहीं जा सकता कि अमेरिका में आप गए तो आप अकेले पड़ गए। पिछली बार दबाने की कोशिश की गई थी, वो नहीं होने देंगे। और जैसा एयर कमांडर ने बताया था कि पहले वो इन हाउस बातचीत की, उनके एम्बेसी में जाके उन्होंने बातचीत की। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो वो डेफिनेटली रशिया से थ्रेटन फील करते हैं क्योंकि अमेरिका रशिया से बहुत दूर है, और अगर कुछ भी खतरा होगा तो सबसे पहले यूरोप में आएगा। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये देखा था कि यूरोप भी सबसे ज्यादा त्रासित हो सकता है। दूसरी बात, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये भ्रम भी है, कई बार ये मीडिया के द्वारा फैलाया गया है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी रशिया ने अभी तक नेटो के किसी देश को नहीं छेड़ा। उनको पता है, रशिया को पता है कि नेटो के देश उनको इंटेलिजेंस दे रहे हैं, नेटो के देश हथियार दे रहे हैं, नेटो के देश पैसा दे रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन आज 3 साल से ज्यादा, 3.5 साल से लड़ाई लड़ पा रहा है। तो उसके सब होने के बाद भी रशिया ने नेटो की किसी देश पर हमला नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि आर्टिकल 5 के अंदर अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो पूरे नेटो के देश एक तरह से संधि के तहत सबके देश उनके साथ लड़ाई हो जाएगी। तो ये एक बड़ा इतना आसान नहीं है रशिया के लिए भी कि वो नेटो के साथ लड़ाई लड़े। ये एक मीडिया के द्वारा या उनके अपने द्वारा भी बनाया हुआ एक भ्रम है या डर है, या कई बार जैसे प्रोमिला जी कह रही थी कि वो यूक्रेन के द्वारा भी इस तरह का डर फैलाया होगा कि ताकि इनको मदद मिलती रहे, पैसे मिलते रहे, हथियार मिलते रहे। और यहाँ एक बात निश्चित है कि अमेरिका ने अपनी मदद बंद कर दी, तो यूक्रेन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो ज्यादा दिन लड़ाई लड़ सके। यही एक, जैसे पहले आपने एक सवाल पूछा था, क्या वो अमेरिका प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएगा? मुझे उम्मीद है कि पूरी प्रेशर टैक्टिक्स लगाए, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रम्प की साख का भी सवाल हो गया कि अलास्का में मीटिंग हुई, ये बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। अगर पुतिन को लेके आए हैं आइसोलेशन में, पूरी दुनिया कहती है उनसे बातचीत नहीं करनी है, फिर भी उनसे बातचीत की, एक अमेरिका इनिशिएटिव ले रहा है। अगर ये इनिशिएटिव फेल नहीं होने दे सकते, ये भी मैं जानता हूं, तो चाहे साम दाम दंड भेद किसी